अच्छा, इसी तरह आपको अगर ईमेल पासवर्ड से लॉगिन करना है या साइन अप करना है तो इट विल बी लाइक क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। आपने जस्ट ये फंक्शन कॉल किया, इसको पैरामीटर में आप ईमेल और पासवर्ड दे देंगे, ठीक है। अब इस फंक्शन के पीछे क्या लॉजिक है उससे आपको सरोकार नहीं। आपको एक सर्विस बनी बनाई मिल गई है, आपने उसके कोड को यूज कर लिया बैकएंड के तौर पे, आपका टाइम बच गया, आपके पैसे बच गए, ठीक है। टाइम कैसे बच गया आपको, आपको बैकएंड लिखने की जरूरत नहीं है। पैसे कैसे बच गया आपको, डेवलपमेंट की कॉस्ट बच गई आपकी, ठीक है। जाहिर है अगर कोई क्लाइंट है वो बैकएंड पे लिखवाएगा तो बैकएंड डेवलपर के अलग से पैसे देगा, अगर वो आप ही से काम करवा रहा है तो आपको भी एक्स्ट्रा पैसे देगा बैकएंड डेवलपमेंट के। बट इफ यू आर यूजिंग द फायरबेस देन इन दैट केस यू डोंट नीड टू राइट द बैकएंड योरसेल्फ, ठीक है। आपके पास लिखा लिखा है रखा हुआ है, आप जस्ट उसको यूज कर रहे हैं, तो बैकएंड डेवलपमेंट की कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, ठीक है, या खत्म हो जाएगी। फायरबेस फ्री में नहीं है। फायर जो भी क्लाइंट फायरबेस यूज कर रहा है उसको फायरबेस को कुछ ना कुछ पैसे देने होंगे, ठीक है। प्राइसिंग पे आ जाते हैं इसकी, ये इसकी कुछ प्राइसिंग है फ्री में, कुछ चीजें कुछ लिमिटेशंस के साथ इसने अलाउ किया हुआ है आपको। बट ये जैसी प्रोडक्शन में या आम यूजर के पास जाता है तो इसका बिल आना शुरू हो जाएगा उसके पास, यूजर के पास, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब बिल अगर वो पे कर रहा है तो इसका मतलब ऐप भी उसको कमा के दे रही है, सही है, अदरवाइज वो चलाएगा ही नहीं, बंद कर देगा, ठीक है। तो इसकी टेंशन आपने नहीं लेनी अभी, तो आप तो डेवलपर हैं, ठीक है। एज अ डेवलपर पैसे तो आपको देने नहीं है, क्लाइंट देगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, फ्री में आप सीखने के लिए आप इसका फ्री प्लान यूज करें, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। जब आप इसको साइन इन करेंगे, साइन इन करने के लिए आपको गूगल के अकाउंट से आप इसको लॉग इन करते हैं, ठीक है। मेरे पास हुआ है तो मैं वहीं से उसी को यूज करूंगा, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे आया था कि आपके पास पहली स्क्रीन कैसी आएगी, ठीक है। तो आप इसको गूगल से लॉग इन कर लेंगे। लॉग इन करने के बाद आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, दो चीजें आप ओपन करके रखेंगे फायरबेस पे काम करने के लिए, दो चीजें आपके पास हमेशा ओपन होनी चाहिए। पहली चीज तो हो गई डॉक्स, इसको आप ओपन कर लें, इसमें पूरी डॉक्यूमेंटेशन है इसकी, किस चीज पे कैसे काम होगा, ठीक है जी। अभी इसको कैसे वर्किंग करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज होगी, आप आ जाएंगे गो टू कंसोल के ऊपर। अच्छा, अब ये जो गो टू कंसोल है ना, ये आपके जो पिछले प्रोजेक्ट्स जो जिन पे आप वर्किंग कर रहे हैं वो सब यहाँ पे आ जाएंगे कि क्या क्या आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो उन सब की एक प्रोजेक्ट की लिस्ट आ रही है, सही है जी। आप डेफिनेटली, ये मेरा एक टेस्टिंग के लिए मैंने बनाया हुआ है, हम इसी को यूज करेंगे फॉर लर्निंग पर्पस। लेकिन मैं जब आप पहली दफा यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा होगा, खाली होगा ये ऐड प्रोजेक्ट का ऑप्शन होगा, और एक ऑप्शन और होगा एक्सप्लोर डेमो प्रोजेक्ट, ठीक है जी। एक्सप्लोर डेमो प्रोजेक्ट आ रहा होगा और दूसरा आ रहा होगा ऐड प्रोजेक्ट का, ठीक है। फॉर लर्निंग पर्पस, भाई किस किस को आवाज नहीं आ रही मेरी भाई? जैन आपके एंड पे प्रॉब्लम है, डेफिनेटली सबको आ रही है आवाज। जैन आप अपने एंड पे चेक करें काइंडली, ठीक है। अच्छा, तो आपने दो चीजें ओपन करके रखनी है फायरबेस में, नंबर वन कंसोल, नंबर टू डॉक्स, ठीक है जी। पहले हम आ जाते हैं डॉक्स के ऊपर, कंसोल पे भी थोड़ी देर में आते हैं। डॉक्स में ये आपको बता रहा है कि एंड्रॉइड पे काम करना है तो इस पे जाएं, आईओएस पे काम करना है तो इस पे जाएं, वेब पे काम करना है तो इस पे जाएं। ऑब्वियसली हम वेब पे काम करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप गेम डेवलपर हैं, यूनिटी पे काम कर रहे हैं तो आप इस पे जाएं, सी प्लस प्लस पे काम कर रहे हैं तो इस पे जाएं। और फायरबेस के नीचे कुछ प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। हम इसके कुछ प्रोडक्ट्स को पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन के तौर पे, क्या क्या चीजें अवेलेबल है। हमारे पास डेटाबेस अवेलेबल है फायरबेस का, क्लाउड फायर स्टोर के नाम से। हमारे पास फायरबेस कुछ मशीन लर्निंग की चीज़ें प्रोवाइड करता है, मीन आपको एआई का छोटा मोटा काम करवाना है तो फायरबेस में, अच्छा छोटा मोटा मैंने ऐसे कह दिया, मतलब अच्छा खासा अच्छी अच्छी चीज़ है ये वो, ठीक है। इसी तरह आपको क्लाउड फंक्शन, क्लाउड फंक्शन क्या है, मिसाल के तौर पे कोई ऐसी चीज़ आपको पता लगी जो कि फायरबेस में नहीं है, सर्वर के तौर पे आपको लिखनी है लेकिन फायरबेस में नहीं है। मिसाल दे रहा हूँ मैं, लाइक एक ऐसा फंक्शन आ गया जो कि फायरबेस नहीं देता, तो आप अपना सर्वर लिखने के लिए पूरा सर्वर लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक फंक्शन लिखकर यहाँ पे होस्ट कर दें और उस फंक्शन को फायरबेस के फंक्शन की तरह यूज कर लें। समझ गए मेरी बात को? क्लाउड फंक्शन क्या है? ये तो डेटाबेस है, लाइक आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ सेव हो जाएगी। ये एआई की कुछ चीजें हैं, ठीक है। क्लाउड फंक्शन ये है कि अगर आपके जावा फायरबेस में कोई बिल्ट इन फंक्शन नहीं है बैकएंड का, तो वो लिख के आप यहाँ होस्ट कर दें और उसको आप यूज कर लें।
ऑथेंटिकेशन क्या है, आपको साइन अप करवाना है, फॉरगेट पासवर्ड करवाना है, साइन इन करवाना है, तो आप ये यूज करेंगे। अच्छा, इसमें बहुत सारे मेथड है। फोन ऑथेंटिकेशन करवानी है, लाइक एसएमएस आ जाए उससे ऑथेंटिकेट हो रहा हो, गूगल प्लस से हो, फेसबुक से हो, ईमेल पासवर्ड से, बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, ठीक है। इसके अलावा आपको होस्टिंग करवानी है, वो आप इससे यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लाउड स्टोरेज का मतलब क्या है, क्लाउड स्टोरेज जो है, लाइक आपको इमेजेस कहीं पे अपलोड करनी है तो आप डायरेक्ट डेटाबेस में इमेज नहीं रखवाएंगे, आप उसको यहाँ होस्ट करेंगे इमेज को, और उसका लिंक आप डेटाबेस में रखवाएंगे। ये सब अभी हम करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। हम इसमें से सब नहीं करेंगे, हम इसमें से डेटाबेस यूज करेंगे, ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे, होस्टिंग हम कर चुके हैं, और स्टोरेज यूज करेंगे, ठीक है। मशीन लर्निंग ऑब्वियसली हम यूज नहीं कर रहे। क्लाउड फंक्शन यूज करने के लिए पहले आपको बैकएंड डेवलपमेंट आनी चाहिए, तो वो भी हम यूज नहीं करेंगे, सही है। इसके अलावा रियल टाइम डेटाबेस जो है, ये अब ऑब्सोलेट हो गया है, ये अब यूज नहीं होता, ठीक है। अगर किसी का किसी पिछले प्रोजेक्ट में लगा हुआ है तो वही यूज करवाने के लिए कोई क्लाइंट आएगा, तो एंड इन दैट केस आप डॉक्यूमेंटेशन देखकर काम कर सकते हैं। बट जो भी नया क्लाइंट आएगा वो क्लाउड फायर स्टोर पे काम करेगा, यानी ये भी डेटाबेस है और ये भी डेटाबेस है, ठीक है। लेकिन ये एक इसको आप यूज नहीं करेंगे। इन दोनों में क्या फ़र्क है वो मैं आपको जब हम वर्किंग करेंगे उस वक्त बताऊंगा। बट एक चीज़ जो आपने अपने ज़हन में रखनी है कि आप ये यूज़ नहीं करेंगे, जब भी आप यूज़ करेंगे क्लाउड फायर स्टोर यूज़ करेंगे, कोई भी न्यू प्रोजेक्ट होता है तो, ठीक है जी। अच्छा जी, और भी इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, हम चंद एक प्रोजेक्ट देख लेते हैं। ये क्रैशलिटिक्स है। क्रैशलिटिक्स का मतलब ये है कि ऑब्वियसली मोबाइल एप्लीकेशन की बात हो रही है, ठीक है, वेब पे तो लगेगा नहीं है, ठीक है। क्रैशलिटिक्स ये करता है कि आपकी ऐप जिस जगह पे क्रैश हो रही है ना, उस वो इन्फॉर्मेशन आपके फायरबेस में आ जाएगी। यानी कि आपको ये चीज़, अगर आपने मिसाल के तौर पे आपकी एक ऐप है, 500 यूजर्स के पास है, ठीक है। अब आप 500 के 500 यूजर को तो डिटेक्ट नहीं कर सकते कि किस जगह पे आपकी ऐप क्रैश हो रही है, तो आप अपनी ऐप के अंदर क्रैश लिटिक्स लगा देते हैं। उससे ये होता है कि अगर किसी एक के पास भी क्रैश होगी तो आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी कि भाई यहाँ पे क्रैश हुई है, तो आप उस बग को फिक्स कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ऐप डिस्ट्रीब्यूशन मैंने यूज नहीं किया, मुझे भी चेक करना पड़ेगा ये क्या है। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग नाम से पता लग रहा है आपकी ऐप की क्या परफॉर्मेंस है, कितनी देर में लोड हो रही है, क्या चीज़ें, वो सारे मैट्रिक्स यहाँ पे आपको दिखेंगे, ठीक है। टेस्ट लैब ये भी मैंने यूज़ नहीं किया, तो मैं अभी आपको बगैर चेक किए नहीं गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता, ठीक है। इसके मजीद कुछ प्रोडक्ट्स हैं। एनालिटिक्स क्या करेगा, एनालिटिक्स आपके यूज़र के बिहेवियर को आपको चेक करना है, तो वो आपको यहाँ से पता लग जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके कौन से पेज पे ज़्यादा यूजर्स आते हैं, ठीक है, किस पेज पे आने के बाद यूज़र चले जाते हैं, यानी वो कोई चीज़ परचेजिंग नहीं करते या कोई भी चीज़ है। तो ये भी बहुत, क्रैश लिटिक्स की तरह ये भी बहुत ज़रूरी होता है किसी भी वेबसाइट या मोबाइल ऐप के लिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। एक्सटेंशन जो है ये मैंने यूज़ नहीं किया है, ये क्या हमें सहूलत दे रहा है, ठीक है। प्रिडिक्शंस का भी मुझे आइडिया नहीं है, ए बी टेस्टिंग मैंने यूज़ नहीं की ये चीज़ें। क्लाउड मैसेजिंग आपको पुश नोटिफिकेशन के तौर पे काम आता है। पुश नोटिफिकेशन आपके जैसे फूड पांडा पे आपके आते होंगे ना ऊपर, कि लाइक आज ज़्यादा भूख लग रही है, ठीक है, या आज खाना नहीं बनाओ बाहर से खाओ, इस तरीके से करके आ रहे होते हैं ना, तो वो आप क्लाउड मैसेजिंग से कर सकते हैं। अच्छा, एंड्रॉयड पर सबसे चीपेस्ट, सबसे सस्ता पुश नोटिफिकेशन यही है। भले आपकी ऐप फायरबेस पे नहीं हो, ठीक है, लेकिन पुश नोटिफिकेशन के लिए आपको फायरबेस पे आना पड़ता है क्लाउड मैसेजिंग के लिए, क्योंकि अगर आप किसी और कंपनी का पुश नोटिफिकेशन यूज करते हैं तो वो एक्सपेंसिव होता है, ये तकरीबन फ्री में पड़ता है आपको, ठीक है। तो भले आपकी ऐप फायरबेस पे नहीं भी हो, कुछ चीज़ों के लिए आपको फायरबेस पे आना पड़ जाता है, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इन ऐप मैसेजिंग और क्लाउड मैसेजिंग थोड़ा सा मिलता जुलता है आपस में, ठीक है। इन ऐप मैसेजिंग में लाइक आप एक ऐप खुली हुई है आपकी, और आप ऐप के खुले हुए हैं और आपको नोटिफिकेशन दिखाने, लाइक आपने फेसबुक खोला हुआ होता है तो आपके ऊपर नोटिफिकेशन वगैरह आ रहे होते हैं ना, उस तरीके की चीज़ है। तो ये दोनों एक दूसरे से रेलेवेंट हैं, ठीक है। अच्छा, रिमोट कॉन्फ़िग, डायनामिक लिंक और ये ऐप इंडेक्सिंग, इन तीनों को भी मैंने यूज़ नहीं किया है, ठीक है। ऑब्वियसली ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, इन सबको मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन यकीनन काम की चीज़ें होंगी। बाकी चीज़ें तो हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई, हमने एक ओवरव्यू देख लिया फायरबेस का। हमें लॉगिन करना पड़ेगा, एक वक्त में हमें डॉक्स और कंसोल दोनों ओपन रखना है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने वेब पे, क्योंकि हम वेब पे काम कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या है भाई, ये कुछ केसेस होते हैं फायरबेस के जो कि बहुत ज़्यादा ना सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, तो उनको आप क्लाइंट साइड से ऑपरेट नहीं कर रहे होते हैं, आप अपनी फायरबेस को भी बैकएंड से ही कर रहे होते हो एक्सेस, तो उस केस में ये आपका एडमिन का काम है। लाइक अगर आपको किसी यूज़र को डिलीट करवाना है तो आप सिर्फ क्लाइंट से नहीं करवा सकते,
आपको सर्वर की रिक्वेस्ट जाएगी, सर्वर से जाके डिलीट होगा, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं, फायरबेस में सिक्योरिटी मेजर्स अगर आप फॉलो करेंगे तो ये सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत बेस्ट है। आपकी वेबसाइट को हैक करना तकरीबन नामुमकिन है, गूगल की तरह, सही है। लेकिन कंडीशन क्या है कि इनकी सिक्योरिटी रूल का फॉलो करें, सही है भाई। अगर आप इनके सिक्योरिटी रूल को भी फॉलो नहीं करेंगे तो ये उतना ही वल्नरेबल है। यानी कि इन्होंने जो तरीका बताया है आपने उसको फॉलो नहीं किया तो आपकी वेबसाइट को कोई भी हैक कर सकता है, ठीक है। हैक नहीं भी करे, आपके सारा का सारा डेटाबेस उठा सकता है और राइड भी कर सकता है, ठीक है। वो हम देखेंगे बारी बारी, अभी चीज़ों का भी हम डिस्कस करेंगे जब हम वर्क करेंगे, डेटाबेस में किस तरह वर्किंग करनी है वो सब हम देखेंगे अभी, सही है जी। आ जाते हैं अपनी वेब के ऊपर, गेट स्टार्टेड फॉर वेब, इस पर मैंने क्लिक किया है, ठीक है जी। वेब पे आ गया, यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मेरे, सारी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। लाइक मुझे ऑथेंटिकेशन यूज़ करना है, रियल टाइम डेटाबेस यूज़ करना है, मैंने आपको बताया ये आप कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। अब क्लाउड फायर स्टोर यूज़ करना है, होस्ट स्टोरेज यूज़ करना है, जो भी यूज़ करना है उसकी डॉक्यूमेंटेशन उसके रिस्पेक्टिव मेन्यू के अंदर है, ठीक है। पहले हम अपने वेब के अंदर जो हमारे पास ये लिखा हुआ है ऐड फायरबेस टू योर जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट, ये हम फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। 4 मिनट रह गए, हम कोशिश करेंगे अपने प्रोजेक्ट में फायरबेस जरूर ऐड कर लें, ठीक है। मैं आता हूँ यहाँ पे, ये कह रहा है कि फायरबेस से आप लॉगिन कर लें सबसे पहले, उसके बाद एक प्रोजेक्ट बना लें। मेरे पास प्रोजेक्ट बना हुआ है, लेकिन हम एक नज़र देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट कैसे बनता है। ऐड प्रोजेक्ट पे मैंने क्लिक किया, ये कह रहा है कि आपने प्रोजेक्ट का नाम लिखे, मैंने कहा स्टैक लर्नर्स, ठीक है। इसने मुझे एक प्रोजेक्ट बना दिया, मैं जब कंटिन्यू करूंगा प्रोजेक्ट बन जाएगा। ये मुझसे शायद कंट्री का नाम पूछेगा शायद, लेकिन ये मुझे प्रोजेक्ट बन जाएगा, ये जैसे इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे, आप अगर कोई और ऑप्शन आएगा तो उसको लिख के नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। प्रोजेक्ट जब बन जाए तो आपने उस प्रोजेक्ट के अंदर आ जाना है। मेरे पास टेस्टिंग बना हुआ है, मैं इसके अंदर आ गया, क्लिक किया मैंने, इसके अंदर आ चुका हूँ, ठीक है। ये मेरा प्रोजेक्ट है। अच्छा, आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, रजिस्टर योर ऐप विद फायरबेस। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कुछ पाथ बताए हुए हैं, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपनी ऐप को रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इन्होंने पहले फायरबेस का सीडीएन वगैरह दिया है, आई एम नॉट श्योर कि इन्होंने किस स्टेप्स के साथ इन्होंने काम करवाया है। इस लिंक को देख लेते हैं क्या है। ये हम इस लिंक में आ चुके हैं। इन्होंने स्टेप नंबर 2 पहले लिख दिया, लेकिन आप पहले स्टेप नंबर 3 करेंगे, उसके बाद स्टेप नंबर 2 पे आएंगे, ठीक है। इन्होंने यहाँ लिखा हुआ भी है कि अगर आपने ऐड कर दी है फायरबेस तब आप ऐड ऐप इस पे काम करें। जाहिर है अभी हमने ऐड नहीं करी है अपनी फायरबेस, हमारे प्रोजेक्ट अभी कुछ भी नहीं है इसमें, इसमें कोई फायरबेस नहीं लगी है, ठीक है। मैं फायरबेस लगाने वाला हूँ। फायरबेस लगाने के लिए इन्होंने 3-4 तरीके दिए हुए हैं, ठीक है। हम सीडीएन को यूज़ करेंगे, फ्रॉम द सीडीएन। सीडीएन में आया मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है। बॉडी के एंड में लगाया हुआ इन्होंने, ठीक है। मैं इसको बॉडी के एंड में जाता हूँ और मैंने, अच्छा ये पूरी बॉडी को ही लगा दिया इन्होंने। मैं अपने सिर्फ इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, मेरे पास आ जाए, ठीक है। इसको ज़रा देख लेते हैं क्या क्या आया है हमारे पास। हमारे पास एक फायरबेस की एक लाइब्रेरी आ चुकी है, ठीक है। हमारे पास एनालिटिक्स जो है वो आ चुका है। हमारे पास 2 प्रोडक्ट हमने फायरबेस की मंगाई है, सॉरी 3, एक एनालिटिक्स मंगाया है, ठीक है। अगर हमें एनालिटिक्स नहीं चाहिए तो हम इसको हटा देंगे तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। डिफॉल्ट पे इन्होंने दिया हुआ है कि आप लगाएं अपने प्रोजेक्ट में। हमने अभी जो काम के लिए जो प्रोजेक्ट मंगाए हैं, पहला है ऑथेंटिकेशन जो यहाँ लिखा हुआ है, दूसरा है फायरबेस फायर स्टोर, यानी कि डेटाबेस। अगर हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन में आ जाएं, यानी कि डेटाबेस कहाँ गया भाई, क्लाउड ऑथेंटिकेशन और क्लाउड फायर स्टोर, ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। ये पूरी एक जावास्क्रिप्ट है जो एक यूआरएल पे रखी हुई है, वो हमने स्क्रिप्ट से अपने पास कनेक्ट करवा ली है, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ चुकी हैं, लाइब्रेरी आ चुकी है, और जो प्रोजेक्ट हम यूज़ करना चाह रहे हैं, अगर हमें फायरबेस का दूसरा प्रोडक्ट यूज़ करना है, मिसाल के तौर पे स्टोरेज यूज़ करनी है, तो हमें उसको भी ऐड करना पड़ेगा, उसका लिंक भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अभी हमें सिर्फ ऑथेंटिकेशन और फायर स्टोर मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है जी। तो फायरबेस लग गई है हमारे पास। अब आते हैं सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप में ये बात बोल रहे हैं, नॉट श्योर, सेकंड में नहीं बल्कि उसके भी आगे बोल रहे हैं।
थर्ड स्टेप का हिस्सा है। सेकंड स्टेप में कुछ इन्होंने बताया, अभी हम मिस कर रहे हैं उसको, ठीक है, इसको इग्नोर कर दें। हमने वो सारी चीज़ें यकीनन कर ली हैं। लाइब्रेरी हमारे पास आ गई है फायरबेस की, लेकिन अभी तक हमारे क्लास का टाइम थोड़ा सा 5 मिनट ऊपर जा रहा है, कोई मसला नहीं है, लेट स्टार्ट हुई थी, ठीक है, कोई इशू नहीं है, 5 मिनट अगर ऊपर चले जाता है तो। लाइब्रेरी हमारे पास आ गई है फायरबेस की चारों। नेक्स्ट काम हमें ये करना है, इस प्रोजेक्ट को और इस प्रोजेक्ट का आपस में लिंक करवाना है। राइट नाउ हमने अपनी HTML या जावास्क्रिप्ट या CSS अगर हम बनाएंगे, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस फायरबेस से, तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक मेथड है जो यहाँ इन्होंने दिया हुआ है, जो ये कह रहे हैं कि SDKs जो आपने रखे हैं उसके बाद लगाएंगे। लाइक अगर आपने ये यहाँ पे लिखे हैं तो इसके बाद आपने लिखना है, कनेक्ट करवाना है। क्या कोड है, स्क्रिप्ट का पूरा कोड है, यहाँ मैंने लगाया। क्या कह रहे हैं भैया, पहले मैंने जावा फायरबेस मंगाई है सारी, उसके बाद मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ अपने प्रोजेक्ट को इस पूरी स्क्रिप्टिंग के अंदर, ठीक है। राइट नाउ इसके अंदर मुझे अपने प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन पेस्ट करनी है। मुझे कहाँ से मिलेगी वो कॉन्फ़िगरेशन, मैं अपने प्रोजेक्ट में आऊँगा, प्रोजेक्ट ओवरव्यू में आऊँगा, प्रोजेक्ट सेटिंग में अगर मैं आ जाऊँ, प्रोजेक्ट सेटिंग में मैं आ गया हूँ। यहाँ पे ये मुझे बता रहा है iOS, एंड्रॉइड, वेब, यूनिटी, मुझे वेब वाले पे आना है, ठीक है। कुछ भी नाम दे देता हूँ, टेस्टिंग फॉर एग्जांपल, ये क्या न्यू ऐप ऐड कर रहा है, आई एम नॉट श्योर। चलें देखते हैं इसको, टेस्टिंग रजिस्टर ऐप, ये मुझे इसने कॉन्फ़िगरेशन दे दी, इसने मुझे ऊपर ये वो भी लाइब्रेरीज वगैरह भी दी हैं, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, वो हम पहले ही लगा चुके हैं अपने पास, यहाँ पे लगा चुके हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ ये जो कॉन्फ़िगरेशन की इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें चाहिए। ये मैंने यहाँ से करी कॉपी, ठीक है जी, और मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ये प्योर जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं और उनकी वैल्यूज हैं। ये वैल्यूज फायरबेस को बताएंगी कि किस प्रोजेक्ट की बात हो रही है। ये जो आईडी एपीआई की है, ये डोमेन है, और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये बताएगा फायरबेस के कि आप इस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। मैं आता हूँ दोबारा कंटिन्यू टू कंसोल पे, ठीक है। मेरे पास एक फायरबेस की वेब ऐप बन चुकी है और उसका डेटा भी मिल चुका है, वो मैंने अपने पास लगा लिया है यहाँ पर, ठीक है, और कॉन्फ़िग भी करा लिया है, इस फंक्शन को कॉन्फ़िग भी करा लिया, ठीक है जी। बस इतना ही, आज की क्लास को हम यहीं पे पॉज कर रहे हैं। अब हमने क्या क्या कर लिया, मैं इसको क्विकली रिव्यू करवा देता हूँ आपको। हमने अपनी HTML के अंदर फायरबेस मंगवा लिए, फायरबेस के 2 प्रोजेक्ट भी मंगा लिए हमने, लाइक हमें ऑथेंटिकेशन यूज़ करेंगे और हम फायर स्टोर यूज़ करेंगे, ये दोनों मंगा लेंगे। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने फायरबेस से कनेक्ट करवा लिया। राइट नाउ लाइब्रेरीज तो आ चुकी नहीं हमारे पास इस जगह पे, लेकिन कहीं पे हमने इसको कनेक्ट नहीं करवाया था, कनेक्ट हमने यहाँ पे करवाया। अब ये समझ जाएगा कि अगर 50 प्रोजेक्ट हैं तो ये जिस प्रोजेक्ट की एपीआई की ये है जो यहाँ लिखी हुई है, उससे कनेक्ट, उसकी बात हो रही है। जिस प्रोजेक्ट का डोमेन ये है उसकी बात हो रही है, डेटाबेस जो है वो उसकी बात हो रही है, ठीक है। जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके डेटाबेस में जाके एक्सेस कर सकता है, ठीक है। आपके डेटाबेस में जाके आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, सिर्फ डेटाबेस नहीं, जिसके अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन लीक कर दी तो आपका डेटाबेस जो है वो कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको चलाऊं, ठीक है, मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद मैं आता हूँ बॉडी के अंदर, यहाँ पे आ गया मैं, यहाँ पे इसके अंदर ये आ गई आपकी सारी इन्फॉर्मेशन। जब आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करेंगे तो उसको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आराम से, किसी भी यूजर को मिल जाएगी। तरीका यही है कि फायरबेस को आप ऐसे कनेक्ट करते हैं, कोई दूसरा तरीका तो है नहीं। तो आपने नॉर्मल तरीके से इसको कनेक्ट किया और जो यूजर है उसको पता लगा कि आप फायरबेस यूज करते हैं, वो इस जगह पे आएगा, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आराम से बिल्कुल कॉपी करेगा, बिल्कुल जैसे कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद वो अपने प्रोजेक्ट पे लगाएगा और आपके सारा डेटाबेस और सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकता है। वो जो भी आपने रखा हुआ है डेटाबेस, स्टोरेज के अंदर आपने इमेजेस रखी हुई हैं या कोई कीमती सीक्रेट फाइल्स रखी हुई हैं, आपके जो जो यूज़र अवेलेबल हैं उन सबको वो एक्सेस कर सकता है, क्योंकि उसके पास आपकी सारी की मिल गई उसको सारी, ठीक है। तो अब इसको यूजर को मिल जाए लेकिन उसके बाद भी वो इसको चला नहीं सके, उसका क्या तरीका है, उसका तरीका होता है
वो हम पढ़ेंगे। जो मैंने आपको शुरू में कहा कि अगर आप सिक्योरिटी मेजर फॉलो करेंगे तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिक्योरिटी, ठीक है, और अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट एंड वन ऑफ द वर्स्ट वल्नरेबल, ठीक है, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएगी अगर आपने सिक्योरिटी मेजर फॉलो नहीं किए। आपके सामने है ना, ये रही एपीआई की, कोई भी यूज़ कर लेगा, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आप फायरबेस यूज़ करें, आप सिक्योरिटी मेजर्स को फॉलो करें, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए आप लोग, फिर आज की क्लास को हम एंड कर रहे हैं। टास्क सुन लीजिए आप लोग, क्वेश्चन है तो पहले पूछ लें, नहीं तो मैं टास्क बताऊँ आप लोगों को। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? राफे आपका सवाल नहीं समझा मैं। ये सारी चीज़ें जो फायरबेस कॉन्फ़िग है ना, ये आपने जस्ट कॉपी करके पेस्ट करी है मैंने आपके सामने। मैं डॉक्यूमेंटेशन में किया था, जो इसने बताया मुझे स्टेप बाय स्टेप मैंने फॉलो किया है, ठीक है। आप वीडियो एक दफ़ा दोबारा देख लेना किस तरह फॉलो किया, आसानी हो जाएगी। ये वाली जगह इन्होंने यहाँ पे खाली रखी हुई है क्योंकि ये हर प्रोजेक्ट के अलग हो। हमारे प्रोजेक्ट में ये इन्फॉर्मेशन थी, ये मैंने कहाँ से ली है, मैं आपके प्रोजेक्ट के कंसोल में आया, कंसोल में आके मैं आया प्रोजेक्ट सेटिंग में। उस वक्त इनिशियली यहाँ पे कोई ऐप नहीं थी, मैंने वेब वाले पे क्लिक किया था, रजिस्टर किया था, तो रजिस्टर करने के बाद इसने मुझे यहाँ पे ये एपीआई की और ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, ये मैंने लगा दिया, ठीक है, पेस्ट कर दिया। अब आप लोग टास्क सुन लीजिए जो आपने कल तक करना है, ताकि कल की क्लास आप अटेंड कर सको, वरना आप अटेंड ही नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला काम कल आपने ये करना है कि आपने एक प्रोजेक्ट अपना रेडी रखना है, उसमें कुछ भी नहीं होगा जैसे मैंने यहाँ किया हुआ है, सिर्फ इतना काम होगा, लाइक फायरबेस कनेक्ट हुई हुई होगी, फायरबेस की लाइब्रेरीज होंगी और फायरबेस कनेक्ट हुई होगी, और कुछ नहीं करना। और एक जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी, उसमें भी कुछ नहीं होगा। ये आप करके रखेंगे ताकि कल की क्लास में जब हम फायरबेस पे वर्किंग करें तो आपके पास पहले से प्रोजेक्ट रेडी हो। ये बहुत ज़रूरी है भाई, टाइम ज़ाया हो जाएगा अगर आप लोग नहीं करोगे तो, सही है। दूसरा काम ये करना है कि आपने भी एक स्लाइडर बनाना है, अच्छा सा बनाना है, जैसा मैंने बनाया था कोशिश करनी है उससे अच्छी स्टाइलिंग उस पर लगाएं, लाइक बॉर्डर लगा दिया, लाइक थोड़ी सी एनिमेशन या ट्रांजिशन वगैरह लगा दी, थोड़ा सा कोशिश करना है अच्छे से अच्छा बनाए, ठीक है। ये दो टास्क है कल तक आपने कंप्लीट करना है। कल हम कुछ और चीज़ें करेंगे और फायरबेस अपनी आगे लेके जाएंगे, ठीक है। बाकी आज की क्लास हम एंड करते हैं। थैंक यू, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।